पहले के वीडियोस में हमने एक फूल की मादा जनन संरचनाओं के बारे में बात की। हमने बीजांड, जिसे हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, इसकी संरचना को भी विस्तार से समझा और यह संरचना ऐसी होती है। गुरु बीजाणुधानी वह स्थान है जहां गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार इस बीजांड या गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु विकसित होते हैं। बीजांड में गुरु बीजाणुओं के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। गुरु बीजाणु या मेगास्पोर का अर्थ है मादा बीजाणु। इन्हें गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नर बीजाणु या लघु बीजाणुओं से आकार में बड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा बीजांड है। आप देख सकते हैं कि बीजांड के भीतर ढेर सारी कोशिकाएं हैं जिन्हें बीजांडकाय कहते हैं। इन कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका विकसित होकर गुरु बीजाणुओं को जन्म देने वाली मातृ कोशिका का निर्माण करेगी। लेकिन यह कोशिका कौन सी कोशिका होगी? तो देखा गया है कि बीजांड द्वार के पास बाहरी अधस्त्वचा या हाइपोडर्मल क्षेत्र में स्थित कोई एक कोशिका गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। अब आप सोचेंगे कि हमें बीजांड द्वार तो समझ आ गया, लेकिन यह हाइपोडर्मल क्षेत्र क्या है? तो बीजांड काय में कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा या एपिडर्मल लेयर कहते हैं और इसके ठीक नीचे स्थित कोशिकाओं की इस परत को अधस त्वचा या हाइपोडर्मल लेयर कहते हैं। तो इस परत में बीजांड द्वार के पास स्थित एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी और बाद में गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो मान लेते हैं यह वह कोशिका है जो आकार में बड़ी हो गई है और इसमें बहुत सा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया है, मगर अभी यह गुरु बीजाणु नहीं बनी है। अभी इसमें कोशिका विभाजन होंगे जिसके बाद यह गुरु बीजाणु का निर्माण करेगी। इस कोशिका को हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या एमएमसी कहते हैं। तो अब जब हमने एमएमसी को समझ लिया है तो आइए इसके आसपास की कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बीजांड काय में बहुत सी कोशिकाएं होती हैं और उसमें से बस एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। तो फिर बाकी कोशिकाओं का क्या काम है? तो असल में इनका काम है एमएमसी को पोषण प्रदान करना। यह मातृ कोशिका बड़ा होने के लिए अपने आसपास की कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य तथा पोषण ग्रहण करेगी। इसके बाद इस एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके दौरान बनने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या इस एमएमसी के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। तो यदि हम कहें कि यह इस प्रकार दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, यह अर्धसूत्री विभाजन है। तो अब यदि इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n थी, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद, या हम कहें अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, तो इसके बाद यहाँ प्रत्येक कोशिका में n गुणसूत्र होंगे। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 के बाद होगा अर्धसूत्री विभाजन 2, जो बहुत कुछ समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। तो इसके बाद हमें मिलेंगी 4 कोशिकाएं, लेकिन यहाँ गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो हमने देखा कि एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा इसके अंत में हमें 4 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन ही क्यों हुआ? कोई और विभाजन क्यों नहीं हुआ? तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इस बारे में सोचिए। चलिए हम बताते हैं। तो जब किसी पौधे में बीजाणु जनन होता है जिसमें नर तथा मादा बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और जब बाद में इनका संलयन होता है तो यह द्विगुणित जीव बनाते हैं, जो यहाँ पर एक द्विगुणित पादप होगा। इस संतति पादप में गुणसूत्रों की संख्या जनक पादप के समान होती है। चलिए अब देखते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो 4 कोशिकाएं बनाई हैं उनमें क्या होता है। तो यहाँ एक विचित्र चीज होती है। इन 4 में से 3 गुरु बीजाणु अपविकसित हो जाते हैं, यानी डिजेनरेट हो जाते हैं, जिससे एक कोशिका स्वस्थ व सुपोषित हो सके। यह तीनों कोशिकाएं अपना सारा पोषण इस एक कोशिका को दे देती हैं, जिससे यह एक कोशिका विकसित होकर के एक कार्यशील गुरु बीजाणु बना सके। तो यह हमारा कार्यशील गुरु बीजाणु है और यह अगुणित होता है।
चूंकि आगे चल के केवल एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोश में विकसित होता है, इसलिए गुरु बीजाणु बनने की यह प्रक्रिया एक बीजाणुज विकास कहलाती है। तो अब जब हमें एक कार्यशील गुरु बीजाणु प्राप्त हो गया है, तो आइए इस प्रक्रिया की तुलना लघु बीजाणु जनन से करते हैं, जो कि नर बीजाणु के बनने की प्रक्रिया है। लेकिन यह आपको तभी समझ आएगा यदि आपने लघु बीजाणु जनन का वीडियो देख रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए और फिर वापस इस वीडियो पर आइए। तो लघु बीजाणु जनन में हमने देखा कि टेपिटम पर्थ के भीतर कोशिकाओं का एक समूह होता है जो लघु बीजाणु बनाने में सक्षम होती हैं, जबकि यहाँ बीजांड काय में सभी कोशिकाओं के गुरु बीजाणु जनन में सक्षम होते हुए भी सिर्फ एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है और गुरु बीजाणुओं को जन्म देती है। इसके विपरीत यहाँ जो भी कोशिकाएं लघु बीजाणुओं को जन्म दे सकती हैं, वह लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ इस टेपिटम में हमारे पास 8 कोशिकाएं हैं, तो यह 8 कोशिकाएं एक साथ अर्धसूत्री विभाजन से गुजरेंगी और 8 गुणा 4 यानी 32 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। और रोचक बात यह है कि यह सभी लघु बीजाणु कार्यशील होंगे, जबकि यहाँ सिर्फ एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। नर बीजाणुओं की संख्या हमेशा मादा बीजाणुओं की संख्या से अधिक होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर बीजाणु को यहाँ पराग कोश से इस वर्तिकाग्र तक आना होता है और कभी कभी उन्हें दूसरे फूल या किसी दूसरे पौधे के फूल तक भी जाना पड़ सकता है। तो अक्सर पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाने में काफ़ी परागकण नष्ट हो जाते हैं। हो सकता है कुछ गलत जगह जाके गिरें या कुछ में पराग नली का निर्माण न हो। तो इन सभी कारणों की वजह से लघु बीजाणुओं की संख्या अधिक होती है। दूसरी ओर गुरु बीजाणु को इस तरह के नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि वह यहाँ इस बीजांड काय में सुरक्षित होते हैं। इसलिए सिर्फ एक कार्यशील गुरु बीजाणु जनन के लिए पर्याप्त होता है। चलिए, अब जब हमने गुरु बीजाणु जनन को समझ लिया है तो इससे संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। तो आशा है कि आपने प्रयास किया होगा। चलिए अब इसे मिलकर हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यदि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 20 गुणसूत्र हों तो यह कितने कार्यशील गुरु बीजाणुओं को जन्म देगी? और इसका उत्तर है 1, क्योंकि इस प्रक्रिया में सिर्फ एक कार्यशील गुरु बीजाणु बनता है। अब दूसरा प्रश्न है कि इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? तो गुरु बीजाणु के गुणसूत्रों की संख्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है, इसलिए इसमें 20/2 यानी कि 10 गुणसूत्र होंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बीजांड में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे यह गुरु बीजाणु विभाजित होकर मादा युग्मक बनाते हैं।